अस्सलाम वालेकुम। नहीं, आप लोगों को पता। दुरूद शरीफ पढ़ लें। कल बात यहाँ एंड की थी कि मैंने ना फार्मूले लिखे थे। कल का एक रिकैप सुन लें। हमने करनी है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या करनी है कि एक वक्त में कितने मंगवाएं। इन्वेंट्री मैनेज करने वालों को बहुत सारे डिसीजंस करने पड़ते होंगे। कहाँ से ख़रीदें, किससे ख़रीदें, प्राइस क्वालिटी क्या रखें, स्टोर कितना बड़ा होना चाहिए, सिक्योरिटी क्या करनी है। ये सारे डिसीजन हैं, लेकिन आपसे रेलिवेंट सिर्फ दो डिसीजन हैं। एक ये था कि एक वक्त में कितना मंगवाएं, और एक मैंने इन्वेंट्री लेवल्स कहे थे। अभी स्टार्ट किया हुआ है कि एक वक्त में कितना मंगवाएं। इसके लिए कुछ बातें की थी। एक ये कहा था कि जो साल का शुरू है हम उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, और ये बात डिसाइड हो चुकी हुई है कि पूरे साल में कितने यूनिट्स ख़रीदने हैं। क्या नाम दिया था इसको? एनुअल डिमांड। मार्कर को नहीं, बस अब रीफिल नहीं कराऊंगा आइंदा, फेंक दूंगा बस। वैसे तो ये चेयर भी डिस्पोज ऑफ करने वाली। क्या बता रहा था मैं? हाँ जी, एनुअल डिमांड कि जो साल के शुरू में हम प्लान कर लेते हैं कि सारे साल में। ओए होए गई कमीज़। नहीं, ये नहीं निकलता है। क्या हुआ? मार्कर है, हाँ जी। नहीं नहीं, ये मार्कर ही ख़राब है यार, बस ज़ाया हो गई, ये निशान नहीं जाते। हाय 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 हाय। ये तो एक कपड़े जो है ना वो आपके ऑर्डर क्वांटिटी के डिसीजंस के नज़र हो गए। चलो, हो गया जो होना था है। हाँ, पसंदीदा शायद इसी इसी सेशन में सिलवाए थे यार। मैं तो कुछ 4 सेशन तो चलाता हूँ एक कपड़े ये तो इसी सेशन में चलाए थे। 3 सेशन चलाना था मैंने इनको भी। चलो खैर, एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड ठीक है। एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड ये है कि हम साल के शुरू में प्लान कर चुके हैं कि टोटल कितने यूनिट्स खरीदने हैं। ट्रेडिंग बिजनेस है तो गुड्स खरीदने की बात हो चुकी हुई है, और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो रॉ मटेरियल की। डिसीजन ये हो चुका कि साल में टोटल कितने खरीदने हैं। अब ये डिसीजन करना है कि एक वक्त में कितने कितने करके खरीदने हैं। फिर इसके लिए एक बात ये बताई थी कि हम जब भी कोई डिसीजन करेंगे पूरे महीने में यही बात चलेगी कि हमेशा सिर्फ वो आइटम्स कंसिडर होंगी जो रेलेवेंट फॉर दैट डिसीजन है। फिर अगली बात ये की थी कि क्या कौन सी आइटम रेलेवेंट है, कौन सी इरेलेवेंट है। इसको पहचानने के लिए हमें एक टोटल टाइम फ्रेम सामने रखना पड़ता है, जो कि इस सवाल में साल है। फिर उसके बाद एक और कीमती बात बताई नहीं थी जो आज बतानी है कि रेलेवेंट पहचानना कैसे है, वो मैं आज बताऊंगा, और उसकी फिर प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस चलेगी। फिर कल मैंने बात ये की थी कि हमने जब ये डिसाइड करना है कि OQ कितना रखें, तो उसका एक लेवल ये है सवालों का कि आपको गिवन ऑप्शंस में से चूज़ करना होगा। तरीका क्या था? हर ऑप्शन पे जो जो उस ऑप्शन की टोटल रेलिवेंट कॉस्ट बनती है वो कैलकुलेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, और जो सबसे सस्ती ऑप्शन होगी उसको चूज़ कर लेंगे। 4 क्लासेस में से एक मैंने फिलहाल कहा था छोड़ दें, स्टॉक आउट कॉस्ट। बाकी रह गई थी 3, परचेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट। इनके टोटल फॉर द ईयर निकालने के आपको मैंने फार्मूले लिख के दिए थे, जिनमें से टोटल परचेज कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट पूरा कर दिया था। टोटल परचेज कॉस्ट की कल वाला ही लिख रहा हूँ, फॉर द ईयर। परचेज कॉस्ट पर यूनिट इनटू एनुअल डिमांड। एक लिखा था
टोटल ऑर्डर कॉस्ट फॉर द ईयर, ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर इनटू एनुअल डिमांड ओवर OQ। और इस पोर्शन को, इस फार्मूले के इस पोर्शन को नंबर ऑफ ऑर्डर्स कहेंगे हम। ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं कि पूरे साल में कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स। एक ऑर्डर से मेरी मुराद थी कि ऑर्डर प्लेस करना, चीज़ें लेके आना, ये एक ऑर्डर है, तो साल में कितनी दफ़ा ऑर्डर देंगे, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। और तीसरी चीज़ थी टोटल होल्डिंग कॉस्ट फॉर द ईयर। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर। ये अंडरस्टूड है वैसे पर ईयर, लेकिन पर ईयर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सवालों में ना पर मंथ भी गिवन हो सकता है, तो उसको मैं पर ईयर बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं लिख रहा हूँ पर ईयर। इनटू एक सेक्शन में यहाँ लिख दिया था और पहले वाले सेक्शन में यहाँ नहीं लिखा था। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर ईयर का मतलब है कि अगर एक यूनिट पूरा साल पड़ा रहे तो उस पर इतना खर्चा आएगा, उसको होल्ड करने पे इतना खर्चा आएगा, इनटू उतने यूनिट्स जो पूरा साल स्टोर में पड़े रहेंगे। एक सेक्शन में चूंकि नहीं बताया था तो इसलिए जीरो से बताता हूं। ये वैसे FR1 अगर आपने पढ़ ली हुई है जिन लोगों ने, तो उसमें रेशोज़ में ये कॉन्सेप्ट काफ़ी इस्तेमाल हुआ था। और चलो जो मुझसे अभी FR1 पढ़ रहे हैं, मैंने ये IS 23 में ओवरड्राफ्ट के एवरेज बैलेंस को समझाते हुए भी ये कहानी सुनाई थी। और जो पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं चलें अब सुन लें कहानी। जहाँ पर कोई नंबर्स बहुत चेंज हो रहे होते हैं, कैलकुलेशंस में आसानी के लिए, जैसे अगर कोई दावत है उसमें लोगों के खाने का बंदोबस्त करना है, तो एग्जैक्ट अंदाज़ा लगाना, जैसे अगर 2-3 दिन का एक दावत चलनी है और उसके खाने का बंदोबस्त करना है, तो एक अंदाज़ा लगाया जाता है जी एवरेज इतने लोग होंगे, एवरेज। अच्छा, इसी तरह से अगर कॉलेज ने ये अंदाज़ा लगाना है कि कितने स्टूडेंट्स होते हैं क्लास में, ताकि हमें फिर उनके लिए फ़ोटोकॉपीज़ करा के देनी होती हैं। बाज़ औक़ात होता है क्लासेस में पेजेस शेयर हो रहे होते हैं, तो फिर कितने को कॉपीज़ करवानी पड़ेंगी, ये प्लान करना है कॉलेज ने। हर दिन कितने स्टूडेंट्स होंगे, ये तो हर दिन वेरी करेगा, कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। एवरेज अटेंडेंस इतनी होगी, लेट्स से इस क्लास की एवरेज अटेंडेंस 80 होगी, तो क्या इंटरप्रिटेशन है इसकी कि इस सेशन में एवरेज अटेंडेंस 80 रही, कि हर रोज़ तकरीबन 80 लोग ही होते थे। इसी तरह, हाँ यही, इसी तरह अगर मोटरसाइकिल के बारे में बात की जा रही हो कि 1 लीटर में कितने किलोमीटर चल जाती है, तो बाइक चलाने वाला कहेगा जी एवरेज कोई 40 किलोमीटर। इस एवरेज 40 किलोमीटर का कहने का मतलब ये था उसका कि बजाय इसके मैं आपको ये बताऊं कि वो जो मैंने सुबह पेट्रोल डलवाया था वो वाला जो है वो 52 किलोमीटर दे गया था, जो उससे पहले डलवाया था वो जो था वो सड़कें डिफरेंट थी तो वो 35 किलोमीटर चल गया था, जो उससे पहले डलवाया था वो इतना हो गया था, जो उससे पहले डलवाया था इतना। तो फिर इतना डाटा का ना दिमाग में रश मच जाएगा, तो कहेगा जी एवरेज 40 किलोमीटर। इसकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि हर दफ़ा जब भी 1 लीटर पेट्रोल डलेगा तो उससे 40 किलोमीटर चलेंगे। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है जो कि समझने समझाने कैलकुलेशन में आसानी के लिए बोला जाता है। इसी तरह से अगर किसी ने कोई चीज़ ख़रीदनी है जिसके रेट, जैसे डॉलर है, चलें किसी ने डॉलर ख़रीदना है, या तो होना कि किसी एक ख़ास दिन जाके ख़रीदना हो, तो फिर तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि फ़लाने दिन का रेट क्या है। लेकिन अगर वैसे ही जनरल बात हो रही है कि डॉलर कितने का होता है, मेरा ख्याल है एवरेज 170 का होता है, अब ये बात बोलने में आसानी कर दी कि किसी भी दिन जाते तो 170 का होता। तो एवरेज फिगर जो बोली जाती है वो इसलिए बोली जाती है ताकि सुनने समझने कैलकुलेट करने में आसानी हो। एवरेज इन्वेंट्री का क्या कॉन्सेप्ट होगा? एवरेज इन्वेंट्री, अगर एवरेज इन्वेंट्री 4000 यूनिट्स है तो क्या कॉन्सेप्ट है इस एवरेज इन्वेंट्री का, क्या इंटरप्रिटेशन है? कि जब भी कभी स्टोर में देखते
तो तकरीबन 4000 यूनिट्स हर वक्त पड़े होते हैं एवरेज। इसी तरह से अगर किसी रेस्टोरेंट से पूछा जाए कि आपके होटल में कितने लोगों के बैठने की जगह होती है, आप कितने लोगों के बैठने की जगह रखते हैं, तो वो होटल वाला कहे जी ऑन एन एवरेज कोई 40 लोग होते हैं। तो ये जो 40 लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये पूरे दिन में टोटल 40 लोग आएंगे, एक वक्त में 40 कस्टमर्स मौजूद होते हैं। यही मतलब होगा ऑन एन एवरेज 40 कस्टमर्स होते हैं, कि एक वक्त में 40 कस्टमर्स होते हैं। पार्किंग वाला है, पार्किंग वाले ने, ये जो बाहर जो लोग कॉलेज जाते हैं या चले वैसे कहीं जाते होंगे, बाहर बाइक्स लगती हैं, तो पार्किंग वाले को कहा जाएगा भाई तुमने ना बाइक्स की हिफाजत करनी हो, कहेगा जी कितनी कोई बाइक्स, यार एवरेज कोई 100 बाइक्स होंगी। अब इसका मतलब है कि 100 बाइक्स सुबह आएंगी और शाम तक वही रहेंगी, फिर आती जा रही रहेंगी। ऑन एन एवरेज हर वक्त तकरीबन 100 बाइक खड़ी होंगी। ये कॉन्सेप्ट है एवरेज का। अब इससे क्या हुआ, कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाएगी। उस स्टैंड वाले को पता चल जाएगा मुझे तकरीबन कितनी बाइक्स पे नजर रखनी है। तो ऑन एन एवरेज 100 बाइक्स होंगी, इसका मतलब है कि एक वक्त में 100 बाइक स्टैंड पे खड़ी हुआ करेंगी। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट होता है। 4000 यूनिट्स अगर एवरेज इन्वेंट्री है तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनी कि स्टोर में पूरे साल में कभी भी जाके देखते तो 4000 यूनिट्स पड़े होते। 4000 मिसाल ले रहा हूं। अब इसको लिए मैं एक और जुमला बोलने लगा हूं। 4000 यूनिट्स स्टोर में किसी भी वक्त देखते तो 4000 नजर आते। इसका मतलब है कि 4000 यूनिट्स पूरा साल स्टोर में पड़े रहे। फिजिकली वही नहीं पड़े रहे, वरना तो खराब हो जाते, आते जाते रहे, लेकिन हर वक्त स्टोर में 4000 यूनिट्स होते थे। तो एक यूनिट पूरा साल रखने की इतनी कॉस्ट। तो एवरेज इन्वेंट्री क्या है, जो पूरा साल रखे रहे, तो मल्टीप्लाई बाय एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री एवरेज इन्वेंट्री। ये 3 फार्मूले हैं जो हमने कैलकुलेट करने हैं। अब रहा मसला कि एवरेज इन्वेंट्री क्या सवाल में गिवन होगी? नहीं, खुद निकालनी पड़ेगी। खुद निकाल लेते हैं। एवरेज इन्वेंट्री बताने लगा हूं कि एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे। सवाल में गिवन हो सकती है, लेकिन उम्मीद है कि नहीं होगी। तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालें? कुछ लोगों की आदत होती है, सबकी नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है कि जो खर्चे के पैसे जेब में रखे होते हैं वो सारे एक जगह नहीं रखे होते। उनमें से कुछ पैसे किसी और पॉकेट में रख लिए होते हैं और वो उस पॉकेट में पड़े रहते हैं। जो मेन पॉकेट है उसमें पैसे खर्च होते हैं और पैसे मिल जाते हैं, फिर खर्च होते हैं और आ जाते हैं। वो साइड पे किसी पॉकेट में क्यों रखे हुए हैं? तो वो जो मेन जेब में है वो भी तो ज़रूरत के लिए है। नहीं तो अब्बा से मांग लेंगे, जो हमारे पास ये वाले पड़े हैं वो खत्म हो गए तो इनके हम दूसरे लेंगे। तो अब्बा से मांग लेंगे। वही तो पड़े हैं, वो तो पड़े हैं। अब्बा से तब मांगेंगे अगर वो भी खत्म हो गए, तो अभी वो हमने रखे ही हैं से। नहीं नहीं, वो साइड पे रखेंगे, अब्बा से मांगा करेंगे जब अपनी मेन जेब में पैसे खत्म हो जाएंगे। कभी अब्बा ने भी नहीं दिए। हाँ, कभी अब्बा ने पैसे नहीं दिए, लेट हो गए, कोई बैंक में नेटवर्क का इशू आ गया, एटीएम निकालने गए, एटीएम का कार्ड मशीन ने पकड़ लिया, तो इन हालात के लिए कुछ पैसे एहतियातन रखे हो सकते हैं। लेकिन अगर कोई अनसर्टेनिटी होती नहीं है, अब्बा जी हर वक्त अवेलेबल हैं और अब्बा जी के पैसे भी हर वक्त अवेलेबल हैं, तो फिर साइड पे रखेंगे, फिर ज़रूरत ही नहीं रखने की। तो बिजनेसेस के पास जो चीज़ें हैं वो ख़रीदते हैं तो आती हैं ना, तो कभी देर से बेर हो ही जाती है ख़रीदने में। तो हो सकता है बिजनेसेस ने अकेले नहीं, अलग किसी नौकड़ में थोड़े से यूनिट्स एहतियातन रखे हों। उन एहतियातन यूनिट्स को सेफ्टी स्टॉक कहते हैं।
अच्छा ये काफ़ी है या लिखूँ इफ़ बिजनेस मेंटेन्स सेफ्टी स्टॉक, इफ़ बिजनेस डज नॉट मेंटेन सेफ्टी स्टॉक, ये टिक और काटा काफ़ी है। अगर बिजनेस सेफ्टी स्टॉक रखता है तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, और अगर सेफ्टी स्टॉक नहीं रखता तो एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे। ये एहतियातन रखा हुआ स्टॉक होता है, और इसको हमने ये जो मैंने चैप्टर का बी हिस्सा बांटा ना उसमें पढ़ना है कि क्या होता है। नहीं क्या होता तो बता दिया, कैसे कैलकुलेट होता है वो पढ़ना है। सेफ्टी स्टॉक तो मैंने बता दिया, एहतियातन रखे हुए यूनिट्स के, कभी सप्लायर से चीज़ें आने में देर हो जाए तो हमारे पास पड़ी हों चीज़ें, इसको सेफ्टी स्टॉक कहते हैं। इसको बफर स्टॉक भी कहते हैं, बफर का भी यही कॉन्सेप्ट होता है। एवरेज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, उन बहुत सारे तरीकों में से जो इस चैप्टर में एवरेज इन्वेंट्री के लिए एक तरीका चल रहा है, फार्मूला तो बता ही देता हूँ, ऐसे ही समझाने के लिए एक ग्राफ बता रहा हूँ, ये एक्स्ट्रा समझाने के लिए बता रहा हूँ। हमने एक बार अगर पॉलिसी सेट कर ली कि OQ कितना होगा, तो हर बार कितना मंगवाया करेंगे, OQ। पहली दफ़ा जब चीज़ें मंगवाई तो स्टोर में बैलेंस कितना होगा, जब मंगवाई OQ, मंगवाई वही स्टोर में है तो OQ स्टोर में बैलेंस है। फिर उसके बाद टाइम गुजरता रहा, इन्वेंट्री यूज़ होती रही, इन्वेंट्री बैलेंस कम होता रहा, अजम्पशन ये है कि वो बराबर बराबर ही कम होता रहा, ख़त्म। अब दोबारा मंगवा ली, अब जब दोबारा पहुंची तो इन्वेंट्री बैलेंस कितना हो गया, OQ। फिर इस्तेमाल होते होते ख़त्म हो गया, फिर चीज़ें पहुंची, फिर इतना हो गया। अब ये सिलसिला चला जा रहा है। तो एवरेज करने का एक तरीका ये होता है कि दो एक्सट्रीम्स का एवरेज कर लें। इन्वेंट्री का बैलेंस दो एक्सट्रीम्स क्या, OQ और ज़ीरो, तो OQ और ज़ीरो का एवरेज कर लें। तो जब दो चीज़ों का एवरेज करना होता है तो एक प्लस दूसरी डिवाइड बाय 2, तो हम किसका एवरेज कर लें, OQ और ज़ीरो का, तो ज़ीरो तो खैर ज़ीरो ही है, तो OQ डिवाइड बाय 2, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू OQ बाय 2। तो चूंकि हम हर ऑप्शन के ऊपर सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो जो उस वक्त ऑप्शन है उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी। हर ऑप्शन पे सॉल्व कर रहे हैं ना। अच्छा ये तो मेन हॉल में सूरत हाल हो गई, जो साइड पे एक नुक्कड़ में सेफ्टी स्टॉक पड़ा ही होता है हर वक्त, तो वो भी तो हर वक्त पड़ा ही होता है ना, तो इस सूरत में एवरेज इन्वेंट्री वो एज इट इज ऐड हो जाएगा, वो एवरेज में ऐड हो जाएगा। नहीं एवरेज इसमें ऐड हो जाएगा, नहीं एवरेज ही है, इसमें ऐड करके ये एवरेज है, ऑन एन एवरेज ये हर वक्त पड़ा होता है। सर हमने डिस्कस किया था कि हम एक ऑर्डर क्वांटिटी ऐसी लेंगे जिसमें हमें ज़्यादा ऑर्डर कॉस्ट ना पड़े। नहीं ये तो नहीं कहा था, एक ऑप्टिमम लेवल होती है हमें जिसमें टोटल खर्चा सबसे कम हो। लेकिन अगर हमारी मजबूरी है कि हमने पेरिशेबल गुड्स हम बिजनेस करते हैं जो हर दूसरे दिन ख़राब हो जाने, उसमें तो फिर ये डिसीजन उनके लिए नहीं हो रहे होंगे, नहीं फिर होगा। ये डिसीजन उन बिजनेसेस से वो बिजनेसेस नहीं कर रहे कि जिनके रोज़ ख़राब होने वाले हैं। हम तो एक नॉर्मल से बिजनेस के लिए कुछ पढ़ रहे हैं, ये ख़राब होने वाली चीज़ों के डिसीजन नहीं है। हाँ उनको तो फिर डिफरेंट तरीके से फैसले करने पड़ेंगे। ठीक है जी, नोटेड। चले अब सवाल करते हैं, आसान से शुरू करके फिर लेवल बढ़ाता जाता हूँ। सवाल लिखे। एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड
40,000 यूनिट्स, 40,000 यूनिट्स। परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट 120 पर यूनिट, 120 रुपये पर यूनिट। होल्डिंग कॉस्ट 25 रुपये, ₹25 पर यूनिट पर ईयर। ऑर्डर कॉस्ट 4500 पर ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर साइज is more economical? Option 1, 5,000 units. Option 2, 8,000 units. 5,000 यूनिट्स और 8,000 यूनिट्स, इनमें से कौन सा OQ बेहतर है? पहला सवाल है, इसलिए बिल्कुल सादा तरीन सवाल है, मैंने इसमें कोई साइंस नहीं रखी। ये एनुअल डिमांड और ये सब सोच समझ के ये डाटा बताया हुआ है। इस डिसीजन के अंदर स्टूडेंट ने ये नहीं देखना कि स्टोर में कैपेसिटी है कि नहीं है। वो जो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट है उसमें ये चीज़ कवर्ड है। एक ऑप्शन 5,000 यूनिट्स है और एक 8,000 यूनिट्स है। अच्छा, एक ऐसी बस मुनासिब सा फॉर्मेट बना रहा हूँ, वरना इसमें ऐसे फॉर्मेट नहीं है, कैलकुलेशंस हैं बस। मैं बस ऐसी एक फॉर्मेट सामने ले आता हूँ गाइड करने के लिए। टोटल परचेज कॉस्ट, हाँ जी, 40 नहीं 80 रुपये इंटू 120, 120 इंटू 40,000, 48000000, 48000000। टोटल ऑर्डर कॉस्ट। अच्छा, अब चूंकि दोनों में आंसर डिफरेंट आएगा तो इसको हम फार्मूला बता देते हैं बस कि 4500 इंटू 40,000 ओवर OQ। 5,000 रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, 8,000 रखेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। 360,000। हम्म 100 के 1000 के 222500। और टोटल होल्डिंग कॉस्ट 25 रुपये इंटू OQ/2। 5,000/2 करेंगे इसका आंसर आ जाएगा, 8,000/2 करेंगे उसका आंसर आ जाएगा जी 62500 और 1,00,000।
तो कंक्लूजन क्या हुआ? सर ये 5000 5000 बेहतर है क्योंकि सस्ता है। सर इस पूरे टॉपिक में सब्जेक्टिव कुछ नहीं। जी ये हमने कंक्लूजन आखिर में लिखे हैं इंग्लिश। जी 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 पूछा है सवाल में, बताएं कि कौन सा बेहतर है, तो बताएंगे कौन सा बेहतर है। ठीक है, अच्छा अब समझाता हूँ कि रेलिवेंट का फैसला कैसे करेंगे। अभी मैंने सवाल कर तो दिया, टोटल ऑर्डर कॉस्ट बढ़ क्यों रही है, सॉरी कम क्यों हो गई? क्योंकि एक वक्त में थोड़े मंगवा रहे हैं तो ज़्यादा दफ़ा मंगवाने पड़ेंगे, एक वक्त में ज़्यादा मंगवा लें तो थोड़े मंगवाने पड़ेंगे, क्योंकि टोटल 4000 मंगवाने हैं, तो इसलिए वहाँ पर ऑर्डर कॉस्ट कम हो गई। यहाँ बढ़ क्यों गई? क्योंकि ज़्यादा मंगवाएंगे तो फिर ज़्यादा ही रखे हुआ करेंगे, तो इसलिए होल्डिंग कॉस्ट वहाँ बढ़ गई। परचेज कॉस्ट क्यों दोनों में सेम है? क्योंकि परचेजेस फॉर द ईयर तो 48 लाख ही हैं, 48 लाख 4.8 मिलियन, परचेजेस फॉर द ईयर तो 4.8 मिलियन है। तो इस सवाल जो मैंने सामने किया है, मैं इस लाइन को इग्नोर बिल्कुल कर सकता था। क्यों? क्योंकि रेलेवेंट नहीं है। तो फैसला कैसे करें फिर रेलेवेंट इररेलेवेंट का? वो लाइन आइटम, अच्छा हम डिसीजन किस स्पैन में कर रहे हैं? ईयर, और डिसीजन कर रहे हैं एक्सपेंसेस को लेके। वो लाइन आइटम जो टोटल फॉर द पीरियड ऑफ डिसीजन, टोटल फॉर द पीरियड ऑफ डिसीजन सेम रहे, इररिस्पेक्टिव के जो मर्जी डिसीजन हो, वो इररेलेवेंट है। ये जो एक कीमती जुमला आपको लिखवाना था, ये मैं वो बता रहा हूं। रेलेवेंट इररेलेवेंट ऐसे पहचानेंगे कि जो भी लाइन आइटम्स हम सोच रहे होंगे कि रेलिवेंट है कि नहीं है, हम उसका टोटल फॉर द पीरियड ऑफ डिसीजन देखेंगे कितना है टोटल। अगर वो हर ऑप्शन में सेम रहना है तो फिर वो रेलिवेंट नहीं है डिसीजन के लिए, क्योंकि वो तो टोटल उतने का उतना ही रह रहा है, जो मर्जी डिसीजन हो। मैं अभी फिक्स्ड और वेरिएबल के वर्ड्स जान के यूज नहीं कर रहा, जब जरूरत होगी तो मैं खुद यूज कर लूंगा। ये फैसला करते हुए कि कौन सी आइटम्स रेलिवेंट हैं कौन सी नहीं है, हम देखेंगे कि टोटल फॉर द पीरियड ऑफ डिसीजन अगर वो सेम रहता है, चाहे जो मर्जी डिसीजन हो, तो फिर वो आइटम इररेलेवेंट है। किसी भी आइटम को पहचानने के लिए कि वो रेलिवेंट फॉर द डिसीजन है या नहीं, इसमें हम डिसीजन क्या कर रहे हैं? ये डिसीजन ही है ना, ऑप्शंस को कंपेयर करना, ये एक डिसीजन है। तो वो आइटम जिसका टोटल फॉर द पीरियड ऑफ डिसीजन सेम रहे, चाहे जो मर्जी ऑप्शन हो, तो वो आइटम इररेलेवेंट है। और जो चेंज हो वो रेलेवेंट है। अच्छा, मेरे इतना ज़ोर देने के बावजूद भी कुछ बच्चे इस बात पे बज़िद होंगे कि सर वो तो 4500 भी सेम ही है हर ऑप्शन में। टोटल, ये तो पर ऑर्डर कॉस्ट है, ये तो पर यूनिट कॉस्ट है। टोटल फॉर द पीरियड ऑफ डिसीजन, जो चीज़ टोटल फॉर द पीरियड ऑफ डिसीजन सेम रहे हर ऑप्शन में, वो इररेलेवेंट है। तो इस सवाल में प्रेजेंट करते हुए हमें ये लाइन इग्नोर कर देनी चाहिए थी। मैंने लिख इसलिए ली क्योंकि जब परचेस प्राइस चेंज हुआ करेगी ना, तो फिर ये लाइन लिखा करेंगे, तो
तो इसलिए बेशक आप शुरू से इसको लिखने की आदत रख लें, कोई मसला नहीं है, बेशक सेम है, कोई बात नहीं, लिख लें, वरना आगे चल के हम पढ़ेंगे परचेज प्राइस चेंज भी हो सकती है। हो सकता है सप्लायर कहे कि इतने खरीदोगे तो इतने पैसे लूँगा, इतने खरीदोगे तो इतने पैसे लूँगा, तो चेंज हो सकती है, लेकिन नहीं हो रही तो आप बेशक इस लाइन को इग्नोर कर दें। अगर आपका इस बात पे कंट्रोल है कि कब इस लाइन को लिखना है कब नहीं लिखना, तो फिर आप वैसे ही चलें कि कब लिखना है और कब नहीं लिखना। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप बेशक इसको लिख लिया करें। क्यों नहीं हो पाएगा यार, कर लेंगे, क्यों नहीं कर लेंगे। तो इसलिए टोटल परचेज कॉस्ट की लाइन इस सवाल में हमें नहीं लिखनी चाहिए थी, क्योंकि 40,000 यूनिट्स खरीदने हैं साल के और 40 रुपए का ये खरीदना है, तो टोटल तो 48 ही आना है, चाहे जितने मर्जी खरीदें। ये सादा तरीन सवाल है, एक अप्रोच, एक प्रेजेंटेशन समझ आ गई। चलें अब सवालों का लेवल बढ़ाता जाता हूँ। लिखें सवाल। एनुअल डिमांड, और मैंने जो शुरू में लिस्ट लिखवाई थी एग्जांपल्स की कि ऑर्डर कॉस्ट क्या क्या होती हैं, होल्डिंग कॉस्ट क्या क्या होती हैं, वो ज़रूरी नहीं कि सारी रेलिवेंट होंगी। ये अब आप सोचा करेंगे कि कौन सी रेलिवेंट है कि नहीं है। जैसे मैंने होल्डिंग कॉस्ट में एक रेंट लिखा था, तो क्या ख्याल है वो रेलिवेंट हुआ करेगा? स्टोर का रेंट डिपेंड कैसे करता है? इतना तो लूँगा ही लूँगा, यानी कि इस बिल्डिंग का किराया 15,000 लूँगा, अगर एक्स्ट्रा सामान रखेंगे तो हाँ, लेकिन अगर वैसे ही बस 20,000 रुपये पर मंथ किराया है, नहीं भी नहीं होगा। फिर रेलिवेंट नहीं होगा। तो आपको उन आइटम्स में से देखना पड़ेगा कि क्या रेलिवेंट है क्या नहीं है। ये आपने अपनी प्रैक्टिस में यही चीज़, सवाल तो मैं बोर्ड पे बाद में मैं सॉल्व किया ही करूँगा, लेकिन पहले आपने यही सारी प्रैक्टिस करनी है कि क्या रेलिवेंट है क्या नहीं है, क्योंकि इस महीने में है ही डिसीजन मेकिंग, और डिसीजन मेकिंग में मेन है ही रेलिवेंट। ये रेलिवेंट क्या है? एनुअल डिमांड 60,000, 60,000। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 5,000 पर ट्रिप, 5,000 रुपये पर ट्रिप, पर ट्रिप यानी पर ऑर्डर। ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट, ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट, ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट है जी 3,000 रुपये पर ऑर्डर, 3,000 पर ऑर्डर। इंस्पेक्शन कॉस्ट, इंस्पेक्शन कॉस्ट 25 रुपये पर यूनिट, ₹25 पर यूनिट। वेयर हाउसिंग कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट 20 रुपये पर यूनिट पर ईयर, ₹20 पर यूनिट पर ईयर। अदर होल्डिंग कॉस्ट, अदर होल्डिंग कॉस्ट 10 रुपये पर यूनिट पर ईयर। स्टोर स्टाफ सैलरीज, स्टोर स्टाफ सैलरीज 50,000 पर मंथ, 50,000 रुपये पर मंथ। रिक्वायर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर क्वांटिटी is more economical? Number 1, 6,000 units, और number 2,
15,000 यूनिट्स। अच्छा, मैंने परचेज कॉस्ट नहीं बताई सवाल में, क्यों नहीं बताई? तो सेम ही होगी इसलिए नहीं बताई। अच्छा, अब एक प्रेजेंटेशन ये भी हो सकती है कि आप इन सारी आइटम्स को एक एक करके यहाँ सारा लिखते जाएं। ये इतनी कोई अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है, बड़ी मैसी मैसी सी प्रेजेंटेशन है। बेहतर अच्छी प्रेजेंटेशन ये है कि आप एक बार वर्किंग करके ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर निकाल लें। जैसे मैंने वहाँ तो 4500 दे दी ना, अब आपको 3-4 तरह की बताइए। ये अब आपने सोचना है कि इनमें से कौन सी रेलिवेंट है, कौन सी नहीं है। जो जो रेलिवेंट हैं उनको अलग से वर्किंग में निकाल के अब वहाँ 4500 की जगह लिखें। इसी तरह से मैंने वहाँ 25 बता दी थी, अब आपने खुद देखना है कि इनमें से कौन कौन सी रेलिवेंट है, उसकी अलग वर्किंग निकालें। एक बार वो निकल आए फिर उसको 25 की जगह लिख दें, फिर इस पैटर्न पे बेशक सॉल्व हो जाए सवाल। चलें करें सवाल। उधर ही।
डन। नहीं है, और कोई और हरा मार्केट ढूंढ लो। $6,000 है और 15,000 है। ऑर्डर कॉस्ट क्या क्या बताई हुई मैंने? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट रेलिवेंट है या नहीं? रेलिवेंट है। कितनी? 5,000। ऑर्डर प्लेसमेंट अच्छा, क्यों है रेलिवेंट? क्योंकि जितनी दफ़ा ऑर्डर करेंगे ये उतनी ही दफ़ा 5-5, 3-3 हज़ार खर्च करना पड़ेगा, तो टोटल चेंज होता जाएगा। और इंस्पेक्शन कॉस्ट नहीं, क्यों? क्योंकि वो 25 रुपये पर यूनिट है। हर यूनिट इंस्पेक्ट कराने पे 25 रुपये हैं। तो चाहे हम 5-5 हज़ार करके मंगवाएं, चाहे 6-6 हज़ार करके मंगवाएं, चाहे 15-15 हज़ार करके मंगवाएं, पूरे साल में टोटल कितने यूनिट्स इंस्पेक्ट करने होंगे? 60,000। तो टोटल इंस्पेक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर 25 इंटू 60, वो तो उतनी ही रहनी है। तो इसलिए इंस्पेक्शन कॉस्ट नहीं है रेलिवेंट। ये इंस्पेक्शन कॉस्ट फॉर एग्जांपल आगे जाके अगर हम कुछ केसेस में पढ़ेंगे रेलिवेंट हो गई, तो दो तरह की इंस्पेक्शन कॉस्ट है कि एक जब हम ऑर्डर रिसीव कर रहे होते हैं, हमने अपलोड करना है ट्रांसपोर्ट में, दूसरा कि जब हम इन्वेंट्री स्टोर कर रहे होंगे वेयर हाउस में। तो ये दोनों की हम एक को ऑर्डर कॉस्ट में लेंगे और दूसरी को होल्डिंग कॉस्ट में। जब हम खरीदेंगे या बेचेंगे? जब हम खरीद रहे हैं, ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो हमने कहा तब एक इंस्पेक्शन होगी जब हम लोड कर रहे होंगे। और दूसरा हमने केस कहा कि जब हम अपने वेयर हाउस में स्टोर कर रहे होंगे तब भी इंस्पेक्ट करेंगे, यानी ट्रक में रखते हुए और उतारते हुए। तो ये दोनों ही ऑर्डर कॉस्ट है। तो दोनों ऑर्डर कॉस्ट, हाँ, दोनों ही ऑर्डर कॉस्ट है। क्योंकि वो तो हम स्टोरेज में नहीं, स्टोर में एक बार रख दें लाके, उसके बाद होल्डिंग शुरू होगी। ट्रक से उतारना, उतार के लाके चेक करके शेल्फ में रखना, बस। अब यहाँ से स्टोरेज कॉस्ट शुरू होगी। अगर इंस्पेक्शन कॉस्ट पर ऑर्डर दी होती फिर रेलेवेंट हो जाती। तो ये पहले ही सवाल में आपको एक ट्रिक पता चल गई कि अगर ऑर्डर कॉस्ट पर ऑर्डर दी हुई है तो ये रेलेवेंट है, पर यूनिट दी हुई है तो रेलेवेंट नहीं है। ऑर्डर कॉस्ट अगर पर ऑर्डर दी हुई है तो वो एक रेलेवेंट ऑर्डर कॉस्ट है, अगर पर यूनिट दी हुई है तो रेलेवेंट नहीं है। बस ज़बानी याद हो गई बात। हाँ, पर ऑर्डर कॉस्ट पक्का आपको ऑर्डर कॉस्ट जो पर ऑर्डर करके दी हुई है वो रेलिवेंट है। इसीलिए रेलिवेंट है ना कि आप टोटल फॉर द ईयर कैसे निकालें। अब 5,000 पर ऑर्डर है, 5,000 पर ऑर्डर, टोटल तक कैसे पहुंचेंगे? इनटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स तो बदलते जाने, कम मंगवाएंगे ज़्यादा दफ़ा मंगवाएंगे, ज़्यादा मंगवाएंगे थोड़ी दफ़ा मंगवाएंगे, तो ये रेलिवेंट है। लेकिन इंस्पेक्शन पर यूनिट है, 25 रुपये पर यूनिट है। एक एक करके मंगवाएं या सारे इकट्ठे मंगवाएं, हर यूनिट को 25 रुपये लगा के इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो पूरे साल में तो टोटल 60,000 यूनिट ही इंस्पेक्ट होंगे ना। अच्छा, यहाँ पर चूंकि सामने लोग नहीं हैं इसलिए मैं उम्मीद कर सकता हूँ। तो फिर को कह सकता है कि सर इस तरह तो फिर हमने पूरे साल में मंगवाने तो 60,000 ही है ना, चाहे 6-6 हज़ार करके मंगवाएं, चाहे 15-15, मंगवाने तो 60। हाँ, मंगवाने 60 हैं, लेकिन 5,000 एक फेरे के 5,000 हैं। अगर सारे इकट्ठे ले आएंगे, 60 के 60,000 इकट्ठे ले आएंगे तो बस एक ही फेरा लगेगा। तो जो पर ऑर्डर कॉस्ट है वो है रेलेवेंट ऑर्डर कॉस्ट, लेकिन जो ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट करके दी हुई है वो रेलेवेंट नहीं है। और कोई ऑर्डर कॉस्ट है? नहीं। 8,000 वर्किंग टू
होल्डिंग कॉस्ट, एक तो है वेयर हाउसिंग कॉस्ट, इसके तो नाम जिस तरह लिखा है उसी से पता चल रहा है पर यूनिट पर ईयर, तो ये तो है ही रेलिवेंट। 20 अदर अगर होल्डिंग कॉस्ट है 10। स्टोर वालों की सैलरीज नहीं, वो तो टोटल फॉर द ईयर 50,000 इंटू 12 देने ही देने। 30। टोटल ऑर्डर कॉस्ट 8,000 जो कि वर्किंग वन में दिखाए हैं इंटू 60,000 बाय ओ क्यू। 6 से डिवाइड करेंगे ये आंसर आएगा, 15 से डिवाइड करेंगे ये आंसर आएगा। कितना? 80,000, 24,000। टोटल होल्डिंग कॉस्ट 30 ओ क्यू बाई 2। 6,000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, 15,000 को करेंगे तो ये आंसर आएगा 90,000। और वो 24 को 32 कर देता है। ये 32 है, ये ठीक है। जी सर ये ठीक है। और ये वाला है 225 225 000 000। इसका 170। और ये है 257,000। अच्छा, ये दोनों सवालों में ना इत्तेफाक से ये बेहतर आया है, इसका मतलब ये नहीं कि कम वाला ही बेहतर होता है, नहीं, हो सकता है ये बेहतर निकले। तो उसका कंक्लूजन हो गया कि 6,000 बेहतर है। नहीं नहीं, ये पर ऑर्डर कॉस्ट अगर कहिए तो पर ऑर्डर कॉस्ट कहिए, चेंज हो सकता है। जी जी बिल्कुल हो सकता है चेंज। आगे जाके अभी कर देते हैं, लिखें सवाल, इसको करना है, नोट कर लें, नोटेड। तो और सवाल लिखें फिर। ऐसे ही रहते हैं। एनुअल डिमांड 48,000। 48,000 यूनिट्स। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में दो तरह की बता रहा हूँ। 6,000 पर ऑर्डर इफ ऑर्डर साइज इज बिलो 10,000, छोटे ट्रक में आ जाएगा करेगा सामान, और 9,000 इफ ऑर्डर साइज इज अबव 10,000। ठीक है, तो दो तरह की सवारियां अलग अलग होंगी। 10,000 या 10,000 से कम तो उसके लिए 6,000, और 10,000 से ज़्यादा है तो 9,000। 6 और 9 का है ना जी। इंस्पेक्शन कॉस्ट, बैठ जाओ, असल में क्लास बड़ी लेट शुरू हुई है तो भी टाइम लगेगा। चाय शाय पीने तो चाय शाय पी लो, बैठना है तो बैठ जाओ। हैं? क्या लिखा है? ऑर्डर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट, ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट 2,500 पर ऑर्डर, 2,500 पर ऑर्डर। परचेज कॉस्ट, परचेज कॉस्ट 200 रुपये पर यूनिट, ₹200 पर यूनिट। वेयर हाउसिंग कॉस्ट
25, 25 पर यूनिट पर ईयर, पर यूनिट पर ईयर। अदर होल्डिंग कॉस्ट, ₹3 पर यूनिट पर मंथ, ₹3 पर यूनिट पर मंथ। इंटरेस्ट रेट 10%। ये बचपन से आगे चलाने वाली बात भी है कि इंटरेस्ट रेट बाय डिफ़ॉल्ट पर एनम ही होता है। ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस ₹5 पर यूनिट, ₹5 पर यूनिट। स्टोर रेंट, स्टोर का रेंट 30,000 पर मंथ, 30,000 पर मंथ। रिक्वायर्ड है अच्छा, मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट एक होल्डिंग कॉस्ट है, और ये एक रेलेवेंट होल्डिंग कॉस्ट होगी या नहीं? क्यों? क्योंकि सर जितनी देर बढ़ा रहेगा उतना इंटरेस्ट बढ़, तो वो तो सारा साल पड़ा रहेगा, जितनी देर तो सारा साल पड़ा रहेगा। जितनी ज़्यादा देर पड़ा रहेंगे, टोटल जितने ज़्यादा यूनिट्स पड़े रहा करेंगे, पड़ा तो साल रहेगा, जितने ज़्यादा यूनिट्स पड़े रहेंगे उतना ही पैसा स्टक रहेगा, तो उतना ही ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ा करेगा। तो हाँ, इंटरेस्ट भी एक रेलिवेंट होल्डिंग कॉस्ट है। रिक्वायर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग OQ इज बेटर? $8,000 और 12,000, 8,000 यूनिट्स और 12,000 यूनिट्स। आप करें। अच्छा, इसमें अब हिंट बता देता हूँ, दोनों ऑप्शंस के लिए ऑर्डर कॉस्ट अलग अलग निकलेगी। ये जो मैंने वर्किंग 1 की है, ये दोनों के लिए अलग अलग होगी, क्योंकि दोनों के ट्रांसपोर्टेशन फ़र्क है।
एक ओ क्यू है 8,000 और एक है 12,000। दोनों की ट्रांसपोर्टेशन चूँकि डिफरेंट है तो फिर हमें ऑर्डर कॉस्ट भी अलग अलग निकालनी पड़ेगी। ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन 6,000 6,000 और 9,000 और ऑर्डर प्लेसमेंट 2,500 और ट्रांजिट इंश्योरेंस वो पर यूनिट है। ट्रांजिट इंश्योरेंस है ऑर्डर कॉस्ट लेकिन इररिलेवेंट है क्योंकि पर यूनिट है, तो टोटल फॉर द ईयर तो उतनी ही इंश्योरेंस होनी है। 8,500 11,500। होल्डिंग कॉस्ट एक ही निकलेगी दोनों की। वेयर हाउसिंग 25। अदर 36। क्यों? क्योंकि हमने लेनी होती है पर यूनिट पर ईयर, तो ये तो पर मंथ दी हुई है तो इसलिए इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पर ईयर बनेगी। और इंटरेस्ट कितना? 10% लिख दूं यहाँ? नहीं, इंटरेस्ट क्यों पड़ेगा? क्योंकि हम खरीदेंगे तो कितना लोन लेंगे, जितने का खरीदेंगे, तो एक यूनिट को खरीदने पे इंटरेस्ट पड़ेगा 200 का 10%, 20, 81। और स्टोर का रेंट नहीं आएगा। तो ऑर्डर कॉस्ट चूंकि दोनों की डिफरेंट है तो हम पेपर मार्कर को कह देते हैं कि ऑर्डर कॉस्ट जाके तुम देख लो वर्किंग वन में, और हम तुम्हें 48,000 से ओ क्यू डिवाइड करके आंसर बता दें। 8,500 और यहाँ 8,000, 51,000। 11,500 और इधर 12,000, 46,000। 81 इंटू ओ क्यू बाई 2। 8,000 को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा, 12 को डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा 324,000, 486,000। और ये फिर इत्तेफाक से ये बेहतर निकल आया। ये हमेशा, मैं जब से पढ़ा रहा हूँ ना, हमेशा ऐसे ही होता है, पता नहीं क्या वजह है। 37 और ये ऐसा नहीं है कि हमेशा छोटा ही कम होगा, नहीं ऐसा नहीं है, कभी ये भी बेहतर हो सकता है। नहीं 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 नहीं, चेंज हो सकता है, ये भी बेहतर हो सकता, मतलब जो बड़ी फिगर है वो बेहतर हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। 532,000 बेशक अभी करके देख लें आप, 2000 पे करके देखें, मेरे ख्याल में वो बड़ी फिगर बेहतर आ जाएगी। तो इसलिए ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा थोड़ी फिगर ही बेहतर आएगी। तो यहाँ से भी क्या पता चल रहा है कि ये बेहतर है। 8,000। हाँ जी, यहाँ तक को मुश्किल, तो ये आसान के दर्जे में ही है। हैं? नहीं, जल्दी गुजर गया टाइम। इसका मतलब जब लोग शोर डालने वाले लोग होते हैं तो इसलिए फिर मसला होता है। चलें, अब अगले सवाल में ना मैं परचेज प्राइस चेंज कर देता हूँ। लिखें सवाल। अच्छा, अब जब परचेज प्राइस चेंज करूँगा तो फिर टोटल परचेज कॉस्ट लिखेंगे। अगर आप इस सवाल में भी टोटल परचेज कॉस्ट की लाइन लिख देते तो ठीक है, कोई मसला नहीं है। एनुअल डिमांड
40,000 यूनिट्स। परचेज कॉस्ट 100 रुपीज़ पर यूनिट, 100 रुपीज़ पर यूनिट। ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट 100 पर यूनिट। ऑर्डर प्लेसमेंट कॉस्ट 4,000 पर ऑर्डर। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 8,000 रुपये। नहीं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 20 रुपये पर यूनिट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 20 रुपये पर यूनिट। ट्रांसपोर्ट वाला कहता है जी जितने मर्जी, जैसे नहीं वो बसें चल रही हैं तो सवारियों का रेट है, तो देखिए सवारियों का रेट है, जितने यूनिट्स मंगवाओगे पर यूनिट 20 रुपये लूँगा। ट्रांजिट इंश्योरेंस, ट्रांजिट इंश्योरेंस 6,000 पर ऑर्डर। ब्रोकर कमीशन 1,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन, यानी पर ऑर्डर 1,000 रुपये पर ट्रांजैक्शन। वेयर हाउसिंग कॉस्ट, वेयर हाउसिंग कॉस्ट 30 पर यूनिट पर ईयर, 30 रुपये पर यूनिट पर ईयर। इंटरेस्ट रेट 10%। स्टोर रेंट, स्टोर रेंट, स्टोर रेंट है जी 40,000 पर मंथ, 40,000 पर मंथ। currently company follows an order size of, currently company follows an order size of 5,000 यूनिट्स पर ऑर्डर। एनुअल डिमांड क्या बताई थी मैंने? 5,000 यूनिट्स पर ऑर्डर। supplier has offered a bulk discount of 8% for an order size of at least 10,000 units। यानी एक वक्त में 10,000 मंगवाएंगे तो फिर वो 8% डिस्काउंट देने को तैयार है। रिक्वायर्ड है आपसे एडवाइज, अच्छा ये रिक्वायरमेंट ए है, ये पार्ट ए रिक्वायर्ड है। एडवाइज वेदर डिस्काउंट ऑफर शुड बी अवेल्ड और नॉट। कैसे फैसला करेंगे? हम किन दो OQ को कंपेयर करें? 5 और 10। और अब चूंकि इन दोनों में प्राइस फ़र्क है तो इसलिए टोटल परचेज कॉस्ट भी आएगी और होल्डिंग कॉस्ट भी फ़र्क हो जाएगी।
क्यों फ़र्क हो जाएगी? इंटरेस्ट फ़र्क आएगा। जैसे मैंने ऊपर ऑर्डर अलग अलग निकाली थी, अब होल्डिंग अलग अलग निकलेगी। चलें करें, पहले ए कर दें, पार्ट बी के लिए लाइन छोड़ दें। पार्ट बी की रिक्वायरमेंट ही लिखवानी है ना, तो कर दें। ये अब थोड़े आसान लेवल के, ये एग्ज़ाम लेवल क्वेश्चंस कर रहे हैं हम। हैं बस अगली क्लास में ईओ क्यू कराऊंगा। और उसका कोई एक दो सवाल करा के बस फिर ये ओ क्यू ख़त्म।
जी ऑर्डर कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट, जी सर, ऑर्डर कॉस्ट है सर हमारे पास पहले ऑर्डर प्लेसमेंट 4000, कमीशन 4000, कमीशन 1000, ट्रांसपोर्टेशन नहीं नहीं, अब नहीं आएगी ट्रांसपोर्टेशन, पर यूनिट है अब नहीं आएगी। और इंश्योरेंस ये आएगी 6000। होल्डिंग कॉस्ट दो निकालनी पड़ेंगी, 5000 पे अलग और 10,000 पे अलग। वेयर हाउसिंग 30, इंटरेस्ट अगर हमने 5000 पे ही काम चलाया तो वो हमें 100 रुपये का यूनिट दिया करेगा, और अगर हमने 10,000 यूनिट्स कर दिए तो फिर वो हमें 92 रुपये का यूनिट दिया करेगा। 10 और 9.2, टोटल परचेजेस कितनी, उसके लिए, अच्छा उसके लिए किसके लिए, ये 5 और ये 10, तो 5 के लिए 100, 40,000, और उसके लिए 92, 4 मिलियन और 36,80,000। टोटल ऑर्डर कॉस्ट 11,000 इंटू 40,000 डिवाइडेड बाय OQ, 88,000, 44,000। टोटल होल्डिंग कॉस्ट वर्किंग 2 में की होगी हमने, होल्डिंग कॉस्ट वर्किंग 2 इंटू OQ बाई 2। तो इस 5,000 वाले के लिए 40 यूज़ करेंगे और 12,000 वाले 10,000 वाले के लिए 39 यूज़ करेंगे, 39.2 यूज़ करेंगे। 1,96,000, 418800, 392000। नहीं, इसमें तो मैंने डिस्काउंट ही हैवी डाल दिया था, इसमें तो मैंने नीचे लाना ही था क्योंकि रिक्वायरमेंट भी इसके लिए पूछ रही थी। तो हमें डिस्काउंट शुड बी अवेल्ड, डिस्काउंट ऑफर जो पूछा है उसका जवाब भी देना है। रिक्वायरमेंट बी, एनुअल सेविंग्स इफ डिस्काउंट ऑफर इज एक्सेप्टेड। अगर हम डिस्काउंट ऑफर एक्सेप्ट कर लें तो इससे हमें क्या फायदा होगा, कैसे करें, इन दोनों का डिफरेंस। तो रिक्वायरमेंट बी का आंसर है इनका डिफरेंस, क्योंकि अभी हम इस पे चलते हैं, अगर हम इस ऑप्शन पे चले गए तो 2,86,000 का फर्क पड़ेगा, 268,000, इन दोनों का डिफरेंस। पार्ट बी का आंसर है इन दोनों का डिफरेंस। चलें जी, अगली क्लास में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।